और चलिए रुक करते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त संबोधित करें सीआईडीसी आईसीसी कॉन्फ्रेंस 2024 को सुनते हैं। नई विधाएं अपना करके निर्माण की गति भी बढ़ाना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि हमारा जो निर्माण होता है अधोसंरचना निर्माण होता है और देश भर में और दुनिया में निर्माण के अलग अलग मार्ग भी। एक मार्ग आज से 50 साल 100 साल पहले तक हमारे यहाँ परंपरागत रूप से जो संसाधन उपलब्ध होते थे उसी से निर्माण करा करके हमारे काम चलते थे। लेकिन अभी का निर्माण का थोड़ा सा हमारा मार्ग बदला भी, लेकिन इसमें भी बड़ी संभावना है नवाचार करते हुए। कई बार हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, खास करके रेडीमेड स्टाफ सेट के माध्यम से। अब नई निर्माण की ओर विधा चली है। थोड़े दिन पहले हैंड मिक्सिंग से चल रहा था, आरसीसी का निर्माण कार्य करने की। ये दो विधाएं अपने आप में सारी कहानी कह देती हैं। लेकिन कई बार मुझे भी ये देखकर हैरानी भी होती है कि जानकारी के अभाव में अगर एक मंजिला भवन बनाना है तो नींव में कितना सरिया, कितनी सीमेंट, इसका कोई आंकलन, इसका कोई हिसाब। और कई बार कम लगता है और कई बार ज्यादा लगता है। और ऐसा ही कमोबेश पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के मसलों पे आता है कि हमारे निर्माण कार्यों में धनराशि के साथ जो साधन सामग्री भी लगती है उसका भी वर्तमान की आवश्यकताओं के हिसाब से क्या सुधार हो सकता है, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि निर्माण सामग्रियों का, निर्माण प्रक्रियाओं का, पर्यावरण सम्मत और निर्माण कार्यों का कार्बन फुटप्रिंट पर भी हमको कम करते हुए इस पर काम करने की जरूरत है, जिससे निर्माण की लागत पे भी फर्क पड़ेगा। अभी निर्माण की लागत इसी कारण से कई गुना ज्यादा हो जाती और हमारे मौसम आधारित खास करके निर्माण सामग्री अभी मैं समझ नहीं पाता हूँ। आप सब जानते होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनती है, खूबसूरत बिल्डिंग बनती है, लेकिन बिल्डिंग बनाने इसके बाद उसको चारों तरफ से कांच से ढक करके जो विदेश में होती है वो अपने यहाँ बनाते हैं और पूरा एयर कंडीशनिंग व्यवस्था से उस बिल्डिंग का संचालन करना ये अपने आप को गौरव और गर्व की बात भी समझते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि विदेश की तुलना में ये बात अच्छी हो सकती है, लेकिन जिस देश का मौसम 6 ऋतुओं से सजा हो, जिसमें ठंड, गर्मी, बरसात बराबरी से आती हो सकता है जहाँ बहुत ठंड पड़ती हो वहां पूरे में तो उस बिल्डिंग की वहां उपयोगिता हो सकती है। लेकिन हमारे अपने देश के अंदर अगर मौसम के आधार पर हमारी इधर इसका इम्पैक्ट भी आता ही। हम सब जानते हैं कि पार्टी की रेजिस्टेंस क्षमता, इस प्रकार की वातावरण व्यवस्था में लगातार रहने का प्लस माइनस क्या है, मेडिकल साइंस के लोग बताते हैं अच्छे से। और हम तो उस जनरेशन के लोग हैं जिसके बाद अगली पीढ़ी फिर रास्ते से जब आगे निकल के जाएगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम जिस जीन्स को लेके आए उस पर कोई इफेक्ट आ जाएगा, हमारा डीएनए प्रभावित हो जाएगा। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होगा, लेकिन मान के चलेंगे कि हमारी अपनी इन रचनाओं को, इन व्यवस्थाओं को, मौसम को, निर्माण को, इसको समग्र रूप से देखने की जरूरत है। और सही अर्थ में तो अधोसंरचना का काम रीढ़ की हड्डी जैसा आपका होता है, जिसके मुद्दे आर्थिक और समावेशी विकास की नीतियां आकार लेती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम जब विकास के विचार करने के लिए बैठे हैं तो हम सभी विचारों पे बात करते जाएंगे, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास की बात आएगी, पर्यावरण की बात आएगी, स्वास्थ्य की आएगी और नवाचारों की बात भी आएगी। इस प्रकार से नवाचारों से निकलते मुझे कई ऐसी आजकल ग्रीन एनर्जी के जमाने में ग्रीन फील्ड वाला जो एक नया कंसेप्ट आया, इस नाते से भी कई सारी चीजों का आप उपयोग करेंगे। नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए इन चुनौतियों से हमको निश्चित रूप से कोई मार्ग मिलेगा, मैं मान के चलता हूँ। और खासकर इस बदलते दौर में, आज के समय में, ये जैसे अभी निर्माण विकास परिषद ने सारे लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है, ये इसी प्रकार से लगातार हमारे विचार विमर्श परामर्श एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इस बात का लगातार चिंतन करने से ही भविष्य में अच्छा मार्ग मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे मैं अपना प्रयोग बताता हूँ कि मैं 2004 में जब उद्यम विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना था तो वहाँ पे मालवा के अंदर हमारी काली मिट्टी के संदेश होने के कारण से बार बार डामर की सड़क बनाए, बार बार सड़क टूटती थी
बड़ी परेशानी थी, तो पहली बार हमने अपनाया एक MR10 उसको ठाकरे मार्ग पर था, तब हमने रेडीमेड कॉन्क्रीट के आधार पर सड़क बनाने का निर्णय लिया। तब तक उज्जैन भर में किसी भी कोई भी सरकारी एजेंसी डामर के बजाय सीमेंट कॉन्क्रीट की सड़क नहीं बनाती। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, बात करो ऐसा आया कि पूरे देश में और बाद में गडकरी जी ने तो पूरी अधिकांश जगह जहां उनको लगा कि इस टाइप की जमीन है जहां हमारा डामर और पानी की जो दुश्मनी होती, तो काल के प्रभाव में हमारे यहाँ सुधार भी आते हैं, बदलाव भी आता है और इन सारी बातों से हम सीखते भी रहते हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर आप सबका मध्य में एक बार आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कुछ संचालनकर्ता ने प्रारंभ में बात कही, तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति की विशेषता है कि हम कर्मशीलता के आधार पर दुनिया में जानते पहचानते। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब अपने अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन करें, यही भावना रहे। और जन्म मृत्यु की तो बात क्या है, हम सब जानते हैं कि हमारे लिए तो जन्म का समय भी अभी है और मृत्यु का समय भी है। एक सांस अंदर से बाहर ना आए तो मृत्यु है, ठीक से सांस आके चली जाए तो जीवन है। और इसका भी हिसाब हमारे यहाँ है, 21,500 सांस एक व्यक्ति प्रतिदिन में लेता है। पतंजलि जी के हिसाब से ये जो हमारी श्वास है, उनके अष्टांग अध्याय में एक एक श्वास गिनती की, और ऐसा कहते हैं कि लोग जब अपनी श्वास में कोई अंतर करते हैं तो आखिरी समय तक किसी की जल्दी सांस चलती है, वो भी एहसास कराती किसकी श्वास। बूढ़े लोग या समझदार लोग बताते हैं कि ये श्वास का हिसाब भगवान इनसे पूरा करा रहा है। लेकिन आज के दौर में हम मेडिकल साइंस से भी चले तो 1 लाख कोशिकाएं प्रतिदिन मरती, तब हमारा एक दिन का जीवन आज आकार साकार ले पाता है। और इस तरह से देखा जाए तो 1 लाख कोशिकाओं के हिसाब से हिसाब लगा के 1 साल में 2 बार व्यक्ति का शरीर मृत हो जाता है। लेकिन ये अंदर की रचना शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चारों को मिला करके एक समुच्चय बनता है। तो शरीर की कोशिकाएं मरती भले ही, लेकिन मन, बुद्धि और आत्मा के बल पे हमारा अगला सफर तय होता है। इसी से आगे की जो आयु परमात्मा ने दी वो हम पूरी करते हैं। लेकिन अंततः भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली गीता के माध्यम से आत्माएं शरीर बदलती है और अपना अगला क्रम अगली यात्रा के लिए निकल जाती है। आज के इस अवसर पर हम तो बाबा महाकाल की नगरी के लोग हैं। काल सबका नियत है, न कोई जन किसी का संपर्क है, न कोई कंट्रोल है, न मृत्यु पे कंट्रोल है। लेकिन जब जो काम मिल जाए, इस मृत्यु लोक में आने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसे में इस नवाचार की इस परिसर में आकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता भी हुई और हम सब मिलकर के आज का इस दिन का उपयोग बहुत बेहतर करेंगे, जो मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए होगा, निर्माण की व्यवस्थाओं की बेहतरी के लिए होगा और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी बहुत बेहतरी होगा। प्रौद्योगिकी के इस जमाने में आइए हम सब प्रौद्योगिकी की ताकत को पहचाने, उसका सदुपयोग करें, समाज में इस संकल्प को आगे बढ़ाएं कि हमारे गए किए गए कामों से न केवल हमारी पीढ़ी बल्कि पीढ़ियों तक बाद में इसको लाभ मिले। मेरी अपनी और आप सबको बताइए शुभकामना। धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बोधन दिया। बहुत सी बातें सम्मिलित थी और आपने जो बात करी शिक्षक दिवस से। इस वक्त हम आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, वर्चुअल माध्यम से सीएम इसका हिस्सा बने थे। दरअसल प्रौद्योगिकी क्षेत्र को और इस क्षेत्र को इसको बढ़ावा देने के लिए किस तरह से मध्य प्रदेश को काम करना चाहिए और किस तरह से मध्य प्रदेश अभी काम कर रहा है, इन तमाम बातों पर प्रकाश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डाला है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल ICC 2024 की कॉन्फ्रेंस, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे।